नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पाकिस्तान पीओके को लेकर के अपनी रणनीति में दोबारा से बदलाव करना चाहता है। पाकिस्तान के कहीं ना कहीं आर्मी चीफ बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर बहुत अहम है और भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि कश्मीर पीओके पर अवैध कब्जा किया है पाकिस्तान ने, उसको लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन ये बार बार ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको बताते चले कि कश्मीर, अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर एक अहम मुद्दा इसलिए है कि वहाँ की सियासत इसी पर निर्भर करती है। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने तो रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया और इसको लेकर ही रहेंगे। और वैसा भी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री ने भी इसका संकेत दिया था कि वो हिस्सा हमारा है, वो उसको लेकर के ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने जो कहा है, पाकिस्तान की नींव इस्लाम के धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई है, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, संस्कृति अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव है। हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच और महत्वाकांक्षाएं अलग है। इसी वजह से हम दो देश और एक देश नहीं हैं। अगर आपको बात बताएं तो भारत ने क्या जवाब दिया है? भारत ने जवाब दिया है पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वो मैंने भी बताया था आपको कि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया, लोकसभा राज्यसभा में। पाकिस्तान पर अवैध कब्जा है, पीओके का पाकिस्तान पर अवैध कब्जा है, उसको वापस करना ही पड़ेगा। कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस वाले बयान पर बोले हैं, कोई विदेशी चीज गले में कैसे अटक सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर अब रणनीति यानी पीओके पर रणनीति जो है, दोनों ही देश इस पर मुखरता से सामने आए। पहले हम सीधे लिए चलते हैं पीओके की रहनुमाई करने वाले राजीव चुन्नी जी के पास, फिर हम बाकी अपने पैनलिस्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। राजीव जी, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये जो वाक युद्ध शुरू हुआ दोनों में, पाकिस्तान एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस है। क्या कहेंगे आप? क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर पहले ही अनरेस्ट इतना ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। जी देखें, ये कोई पहली बार पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा जी। ये काफी बार पाकिस्तान कह चुका है। और जो जवाब हमारी तरफ से आया है वो भी कोई अलग नहीं है, वो भी वही है जो एक रटा रटाया जवाब हम देते आए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिस तरह से भी वाक युद्ध में आज उलझे हुए हैं, लेकिन अगर कोई इसमें भुक्तभोगी है तो वो मेरे विस्थापित हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, और आज वो लोग गरीबी रेखा से जीवन नीचे का व्यतीत कर रहे हैं, जबकि उनकी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी। हमने कई बार ये बात कही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि हम चाहें तो हम पाकिस्तान को हर तरह से लताड़ भी सकते हैं, और अगर किसी तरीके से हम चाहें तो हम अपने इलाके को वापस भी ला सकते हैं जी। और आज बात करने की या जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आज एक्शन की जरूरत है जी। और एक्शन बड़ा जरूरी इसलिए है कि जिस तरीके से हमने बांग्लादेश को एक सबक सिखाया है कि जिस तरीके से उसका व्यापार हमारे यहाँ से होकर जाता था, तो हमने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो सुधरता नहीं है या वो वहां पर रह रहे हिंदुओं का जो है वो उत्पीड़न बंद नहीं करता। तो इसी तरह से पाकिस्तान को भी एक सख्त संदेश देने की जरूरत है जी। मैं समझता हूं तब जाकर कोई फर्क पड़ेगा। नहीं तो ये चीजें जो हैं ये चुनावी वक्त पर भी हम सुनते हैं, आम दिनों में भी सुनते हैं, और इसी को सुनते सुनते आज 7 से भी अधिक दशक हो गए जी। लेकिन राजीव जी, इस वक्त बयान आना है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं?
पाकिस्तान को वक्तन वक्तन पाकिस्तान इस तरह के बयान देता रहा है और भारत भी दो टू इस समय देना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे आपका पूरी तरह से सवाल मैं सुन नहीं सिंपल पा सा रहा। सवाल है, मैं ये कह रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये स्टेट, वक्त की बात कर रहा हूं, इसको आप कैसे देखते जी, हैं? देखें, मैं इसको, आप वक्त की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आज इतनी बुरी हालत है जी कि हर एक जो उसका खित्ता है, हर एक जो प्रोविंस है, वहां पर बगावत के सुर जो है नजर आ रहे हैं। जी हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ झंडा लेकर खड़ा है, हर एक प्रोविंस। तो मैं समझता हूं कि एक ये भी मजबूरी हो सकती है पाकिस्तान की कि ध्यान भटकाने के लिए लोगों का इस तरह की बयानबाजी की जाए। लेकिन कश्मीर उसकी शाह रग है। ये पहली बार बयान नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से, ये पहले भी कई बार आ चुका है। वो कह सकता है, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। हम ये मान चुके हैं और हम ये मानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। लेकिन हमें इस बात का भी मलाल है कि जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं किन जगहों पर, जहां से मैं विस्थापित हुआ हूं, जी जहां पर मेरे पुरखे पैदा हुए हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, उन जगहों पर उनकी ट्रेनिंग होती है और वो यहाँ आकर खून बहाते हैं। इस बात का दुख होता है। हम कहते हैं इसका जवाब, करारा जवाब देना चाहिए। और जिस भी तरीके से जो भी मोड सरकार अपनाती है, तो देश और दुनिया उस पूरा उसका समर्थन करेगी। और जो भी भारत फैसला करता है, लेकिन फैसला करना चाहिए। अब जी कहने और करने में फर्क है। मैं समझता हूं अब कहने का वक्त नहीं रहा, अब करने का वक्त आया है। तो निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। पूरी जनता, पूरे लोग जो हैं वो सरकार के पीछे खड़े हैं, फैसला लेना चाहिए। लेकिन राजीव जी, तहव्वुर राना को पकड़ा गया 26/11, वो सिलसिलेवार खुलासा कर रहे हैं, पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये भी अटेंशन डाइवर्ट करने का बयान हो सकता है? नहीं, आखिर निश्चित तौर पर राणा जो पकड़ा गया है, जी उसका जो आखिर उसका जो हाथ पहुंचेगा, वो पाकिस्तान की गर्दन बिल्कुल पर पहुंचने वाला है, जी निश्चित तौर पर पहुंचने वाला है। क्योंकि ये सारा षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान द्वारा रचा गया। और सारी चीजें जब परत दर परत खुलेंगी, तो पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसका चेहरा नजर आएगा इन जी सारी चीजों से। लेकिन ठीक है, वो अपनी चालें चले, लेकिन हमारी तैयारी क्या है, हमें उस ओर देखना चाहिए। हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान जो भी रूप अपनाए या जी जिस तरीके का भी आज उसका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आपने बताया कि भुक्तभोगी तो आप लोग हैं, दोनों कंट्रीज आपस में बयानबाजी करते रहते हैं। मैं अपने जर्नलिस्ट से आपको मुखातिब करवाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पहले बता देता हूँ कि भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर के। जो पाकिस्तान ने कहा है कि गले की नस है कश्मीर, उस पर भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया है, पहले हम आपको वो सुना लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे अपने जो पैनलिस्ट हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. वेल दर्शकों, बिल्कुल क्लियर कर दिया है भारत ने कि ये अवैध रूप से कब्जाया गया हिस्सा है, पाकिस्तान को इस हिस्से को छोड़ना पड़ेगा। चर्चा करेंगे अहमद एयाज साहब, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सरबजीत सिंह जोहल, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जोहल जी आपका भी स्वागत है। तेजा सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और ग्रुप कैप्टन बीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत तेजा सिंह जी से करूंगा। तेजा सिंह जी, भाजपा ये कहती है कि ये पीओके जो देन है वो पाकिस्तान की है। देखें जी, मैं आपने हमारे राजीव जी, माननीय राजीव जी की बात सुनी।
ये आज की बात नहीं है। 47 से लेकर इस वक्त तक ये हिंदुस्तान की डिसाइडेड पॉलिसी रही है और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में भी हम ये बात प्रोजेक्ट कर चुके हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और उसके बगैर हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत मुकम्मल नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2-3 जंगें भी हमारी पाकिस्तान के साथ हुई और उसमें भी हमें सफलता हुई, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये बड़ा अमन पसंद मुल्क है, यहाँ डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें बड़ी मजबूत की हैं, तो बाकी जहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात है तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं और आज नहीं हैं, वक्तन फ़वक्तन उनको मजबूरियाँ ये पड़ी रहती हैं। आप समझें जिस मुल्क में 300-350 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा है तो वो जनाब कश्मीर को अपनी शाहरग बताकर क्या हमदर्दी करना चाहते हैं। ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई थी वो 2 कौमी नज़रिए पे हुई थी, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को 2 कौमी नज़रिए के बुनियाद पर अपने साथ रख सका। ये साबित है कि बांग्लादेश में तमाम मुसलमान भाई थे जो उस वक़्त पाकिस्तान के साथ गए, लेकिन वहाँ हमेशा दुखी रहे और दुखी रहने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करके उनको पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा। और यही हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। बलोचिस्तान और सिंध में बगावत की बिगल बज चुकी है, यहाँ तक कि आर्मी की कार्रवाई पर लोग गोलियां चलाते हैं, आर्मी पाकिस्तान की आर्मी मारी जाती है। तो इन बातों को उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए वो सिर्फ अपने लोगों को ये इस खुशफहमी में रखना चाहते हैं कि हम जो कश्मीर है वो हमारी शाहरग है, हम उसको अपने साथ लाएंगे। भाई जो आपके पास है पहले उनको तो खाना मैसर करो, पहले उनकी सहूलतें तो दो, फिर आगे की बात। जा साहब के पास चलते हैं। जा साहब, तहव्वुर राना को लाया गया है वापस और उससे पूछताछ भी की जा रही है। पाकिस्तान मुंबई हमले को से अपने आप को अलहदा रखता रहा है, डोजियर को भी सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस वक्त जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है राणा से, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट क्या उससे कोरिलेट किया जा सकता है इसको? जी झा साहब। नहीं देखिए देखिए आर्मी चीफ ने वहां पे जो भी कहा है उन्होंने गलत नहीं कहा है। जो इंडिया का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वो उसी सूत्र पे हुआ था जिन्होंने कहा था कि हम अलग कौम हैं, और वहां से लेके, और वो भी उस समय में कहा था जबकि हमारे दिलों में जो मोपला वायलेंस था उसके घाव ताजे थे। तो मोपला वायलेंस 1921 से 23 के बीच में, उसके बाद जो जिन्ना ने कहा कि हम अलग कौम हैं, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग जो कायम की थी, वहां से लेके अगर आप चलें तो एक सिलसिला बनता है जिसमें कि पाकिस्तान ने, मुसलमानों ने जो रेडिकल थे उस समय में भी उन्होंने अपनी कलर दिखाई थी। तो आज के दिन में जब मुनीर ने ये बयान दिया हुआ है तो वो अपने इससे नहीं निकला है, विचलित नहीं हुआ है, वो वहीं पे है जहां पे वो था। ये हम लोग मान के चले। देखिए जो वास्तविकता है उसको मान के चलिए। अगर उससे आप अपने आंखें मूंदे रहिएगा तो कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि भारत अपने आप को एक सेक्युलर नेशन बना लिया। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिले, जिसमें कि धार्मिक जो प्रैक्टिस है उसकी आज़ादी मिली, लेकिन उसमें संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज कर दें। देखिए एक मैगजीन है जो आप लोग बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, द काउंटर व्यूज। इसमें एक बड़ा अच्छा लेख देखा था मैंने आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले, कि जहां जहां पे मुसलमान हैं, नॉन इस्लामिक नेशंस में जहां जहां मुस्लिम्स हैं, वहां पे मुस्लिम्स की जो नंबर है, परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ती है उसका रूप किस तरह से बदलता है। और वहां आपको ये चीज मान के चलना होगा कि जब पार्टीशन हुआ था तब हमारे यहाँ पे 8.9 या 9% मुस्लिम्स थे, आज के दिन में वो लगभग 19% के आसपास में आ गए हैं।
तो इसके चलते क्या हुआ है कि जहां जहां पे रिलीजियस डेमोग्राफी बिगड़ी है, जैसे पंजाब, जैसे बंगाल की आप बात करते हैं, तो बंगाल में इतने सारे एरिया से हिंदू को पलायन करना पड़ा है। आप इस वास्तविकता से मुंह न मोड़े। तो ये जो है, जो जो मुसलमान जो अपने आप को एक अलग कौम कहते हैं, ये तो आपको भारत में भी दिखता है। इस चीज को रियलाइज कीजिए, और तब हम भारतीय कैसे बचे। दो तरीके हैं, या तो ये मुस्लिम जी जैसा बात की आवाज बाकी लोग करते हैं, जी, जितना हम और आप लोग करते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे आज के दिन में 47 इस्लामिक देश हैं, 16 क्रिश्चियन देश हैं, चलिए। 4 बुद्धिस्ट देश हैं, एक यू नेशन है, एक हिंदू राष्ट्र या इंडियन रिलीजन का एक राष्ट्र आप स्थापित करें, जहां पे के आपका अपना वर्चस्व हो, और यहाँ पे मुसलमानों को भी उतनी ही आप राइट दें जैसे किसी इस्लामिक स्टेट में हिंदुओं को मिलती है, उसी तरह के राइट यहाँ के मुसलमानों को भी दें, उसको डिनाई ना करें। तो इस तरह की अगर चीज बनेगी तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे, तभी ये जो पाकिस्तानी जो जो चीफ है उसका बयान जो है वो वही आपको कहीं ना कहीं दिखाता है। और लास्ट चीज मैं आपको विनोद जी कहता हूँ, देखिए हमने पार्लियामेंट में ये चीज तो एक्सेप्ट कर लिया है कि बीओके हमारा है, लेकिन तब से पिछले 3 दशक में हमने क्या एक्शन लिए हैं? कोई एक्शन नहीं लिए हैं। तो अब जबकि कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने अभी तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम पीओके भी ले लेंगे। जिस दिन वो कहेंगे तब आप ये समझ के चलिएगा कि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी विदेश नीति है, इसने एक शरद जी जा साहब ने बिल्कुल जा साहब ने क्लियर कर दिया है कि आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन पीओके पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस की सरकार ने, पूरी पार्लियामेंट ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी पीओके को लेकर नहीं किया है। जी सरबजीत जी। देखिए विनोद जी, आज जो हालात चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो पीओके पे अवैध कब्जा जो रखा हुआ है, अब वो वक्त आ गया है। कल ही आप दिखा रहे थे हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है, और खास करके इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन भी कहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ साहब कह रहे हैं अगर उम्मीद है तो मोदी से उम्मीद है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाला इलेक्शन आने से पहले पीओके पे जरूर बात होगी, और पीओके भारत का अंग होगा। क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात देखिए, जो जनरल मुनीर उनका जो बयान दे रहा है, वहां के हालात ऐसे हैं कि उनको ये टेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, और उनको भी लगता है कि उनसे अपना तो संभाला नहीं जा रहा है। और वहां के लोगों ने जैसे मुजाहरे किए हैं, आप देखिए कितने मुजाहरे हुए हैं वहां पीओके पे। वहां के लोग, जो वहां की आवाम है, आज वो भारत के साथ आना चाहती है। वहां के लोग जो हैं वो जैसे भारत के में तरक्की हो रही है, भारत में प्रोग्रेस हो रही है, पूरी दुनिया में मोदी का और भारत का डंका बज रहा है। और ये दिन दूर नहीं है कि पीओके जो है भारत का अंग होगा, और बहुत जल्दी इसी शासन में और पूरे भारत 140 भारतीयों को उम्मीद है, जैसे दफा 370 का यहाँ पर बिल्कुल निस्तोनबूद किया है, ऐसे ही आप देखें यहाँ के क्या हालात थे जम्मू कश्मीर के इससे पहले, कैसे हमारे बेल्ट फोर्सेस पे पत्थर मारे जाते थे। और मैं इस बात में नहीं आज जाना चाहता हूँ, पीओके के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री और इस देश की जनता का अटूट विश्वास है कि मोदी के होते पीओके भारत का विभिन्न अंग होगा। और आप बहुत जल्दी देखेंगे, जहाँ सब बहुत जल्दी देखेंगे, हम लोगों को उम्मीद है। मैं खुद पीओके से, मेरा जन्म, अब मेरी कितनी एज है, बहुत कम एज है, मेरा जन्म पाकिस्तान का है, मैं 71 का रिफ्यूजी हूँ, मेरा घर वहां स्कूल के साथ था, मैं 2-3 साल का था, मुझे अपनी संभाल है कि हम कहाँ रहते थे। हमारे वहां पूर्वजों ने वहां पर कितनी मेहनत की और हमसे वो छीना गया। ऐसे ही यहाँ लोगों में आज लहू बोल रहा है। आप वो दिन, और हमें उम्मीद है, मोदी पे उम्मीद है। आप देखेंगे पीओके जो है, ये अगला स्टैंड जो है दफा 370 के बाद अगर कोई होगा तो पीओके भारत का अटूट अंग होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उसको शामिल करवा के रहेंगे। और वहां की आवाम भी चाहती है कि हम
जम्मू कश्मीर के साथ जाएं, हम भारत के साथ जाएं। पहले वहाँ चलिए। की आवाम खिलाफ होती थी, लेकिन चलिए। अभी कुछ टाइम पे हम देख रहे हैं वहाँ बड़े बड़े सियासी चलिए, मुजाहिरे अयाज हो रहे साहब हैं। के पास वहाँ की चलेंगे आवाम हम। जो है वो अयाज साहब, कश्मीर के साथ आना चाहती है, ये भारत दोनों के ही, साथ आना। अयाज साहब, ये दोनों ही भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार को ये बहुत सूट करता है, ये शब्द का इस्तेमाल करना। ये हमारी शारग है, पीओके या पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। अयाज साहब की क्या राय है? विनोद जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीओके का एरिया है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और चूंकि जम्मू कश्मीर की एक्सेशन इंडिया के पास है, इंडिया के आजाद हो चुकी है, तो लेकिन इसमें शक है कि कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीओके के ऊपर कभी कोई सहमति होगी, या किसी तरीका का समझौता होगा, या किसी तरीके से कोई फैसला होगा, या कोई कार्रवाई होगी। उसके दो कारण हैं। एक ये कि ये कहीं इंटरनेशनल मामला भी है, और उससे ज्यादा ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक सियासत के लिए, अपने अपने मुल्क की सियासत के लिए एक सही मटेरियल फराहम करता है, मवाद जो है वो फराहम टाइमली करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी कंट्री में, चाहे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, कोई इशू आ जाता है, खासतौर इलेक्शन को लेकर, तो कहीं न कहीं ये चीजें आ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए है। बीच बीच में कभी जब जरूरत पड़ती है तो इसके ऊपर बात की जाती है। तो नहीं तो अगर लोग सीरियस होते, दोनों कंट्री सीरियस होते कि भाई एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम इतना सारा एनर्जी जाया कर लेते हैं, क्यों नहीं इस एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए दोनों मुल्कों के लिए इस्तेमाल करें। जी, अगर वो इस चीज को लेकर सोचते तो शायद कब का ये सेटल हुआ होता, ये कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो लेकिन चूंकि इनके इसमें फवायद, इनके मफाद में है, ये सियासी पार्टीज के मफाद में है, चाहे हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, ये इनके अपने मुफाद में है। इसलिए मुझे शक लग रहा है कि कभी भी इसके ऊपर कोई सेटलमेंट हो जाए। अयाज साहब आपको रोकूंगा, अयाज साहब आपको रोकूंगा। जिस जी। कंट्री में समोसे के दाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, वो कंट्री हमें धमकाए और हम चुप रहे, ये कहे कि ये हमारी शाहराग है कश्मीर। हमें भी थोड़ा असर्टिव होना चाहिए। अयाज साहब, नहीं, मैं मान लेता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं जी। मैं मान लेता हूँ। क्यों इसके ऊपर रिएक्शन नहीं है? देखिए, आपको याद होगा कि अभी पहले तो ये मैं बताऊंगा कि कश्मीर का मामला जो है मिलिटेंसी से अभी 35 साल से जूझ रहा है, ये कहकर कि भाई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। हम भी मान लेते हैं इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो क्या उसको हम नहीं रोक सकते थे? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या वजह है? और बीच में कितनी हुकूमतें तब्दील हो गई, और प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं मोदी जी, उन्होंने कहा था कि एक के बदले हम 10 लाएंगे। तो क्या हो रहा है? कल भी हम देख रहे थे कुटवा में कुछ हुआ, परसों हम देखे कुटवा में कुछ हुआ, कुछ दिन पहले हमने देखा अखनूर में कुछ हुआ। आई मीन दिस इज बयानबाजी एक, और प्रैक्टिकली अमली तौर कुछ करना एक। नहीं तो मेरा कभी मतलब ये नहीं कि भाई जंग ही करना चाहिए। अगर ये चाहते बातचीत के जरिए भी मसला हल हो सकता था, लेकिन ये चाहते नहीं है। जो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, लेकिन मेरा मानना है कि देयर इज नो सीरियसनेस इन इट सेटलमेंट। नहीं तो एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, एक छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है। अगर हम ये भी मान लें कि भाई हमने ताकत से ही लेना है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर नहीं सकता कोई। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे बॉइलिंग पॉइंट ये रखेंगे ये लोग, जब तक तेजस सिंह जी से जानना ये भी चलता रहेगा, कोई इसमें कोई सेटलमेंट होने का मामला नहीं लगता। चलिए, तेजस सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, उनसे जानना चाहते हैं। तेजस सिंह जी, आपने कहा कि जिस कंट्री का में आटा 350 रुपए किलो हो, त्राही माँ मची हो, उस कंट्री से आपके लोग क्यों
मदद मांगते हैं कि मोदी को हटाना है, पाकिस्तान हमारा समर्थन करे। मणिशंकर अय्यर की बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि वो कांग्रेस नहीं है। देखें जनाब, पहली बात तो ये है कि मणिशंकर के बारे में आपने 2-3 डिबेटों में ये सवाल मुझे पहले भी पूछ लिया बड़ा है। अच्छा लगता है तो आपसे। मैंने बिल्कुल वाजिया तौर पे आपको कहा था, मणिशंकर अय्यर ने अगर कोई बयान दिया है वो कांग्रेस में नहीं है और उसके साथ बाज़ाब्ता वही ट्रीटमेंट हुई है राइट फ्रॉम दैट डे। इस वक्त तक आपने देखा होगा उसका कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। क्यों? चलिए देश तेजा सिंह जी, आपके घटक दल चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनको तो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी ना बार बार कहते हैं। बातचीत मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। यहाँ मैं आपकी इस बात के साथ इत्फाक नहीं करूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है। मैं आपको डंके की चोट पे बोलूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और भारतवासियों के साथ हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि कई 47 से इस वक्त तक ये दो मुल्क इस मसले पे उलझे हुए हैं जिससे हमारी तरक्की में रुकावट है। बाकी पाकिस्तान तो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन वजह यह है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए, उससे बचाने के लिए अपने आप को वो कश्मीर की यके बाद दीगरे कभी कभी वो बात कर देते हैं और वहाँ के लोगों को उस मतलब उनकी खुशफहमी हो जाती है। मैं आपको कहूँ कि जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने कहा और जहाँ साहब ने भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस दिन मोदी साहब आए नहीं थे, आने से पहले मोदी साहब ने कहा था कि लाल आंख दिखा नहीं रहा है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो हमको लाल आंख दिखानी पड़ेगी। 11वां साल चल रहा है, हम मोदी जी से प्रार्थना ही कर सकते हैं भाई साहब, अब वो लाल आंख दिखाने का मौका आ गया है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है और इसकी जो विचारधारा है उसकी थ्रू आउट वर्ल्ड एक पहचान है। और इस वक्त आपका फर्ज बनता है कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में कोई ठोस फैसला लें, कोई एक्शन करें और आपकी लाल आंख के भी उजाले हो जाएंगे और हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का भला भी हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग कश्मीरी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं। पिछले 34 सालों में उन्होंने उनको जो जख्म दिए हैं वो सदियों तक उनके जिस्म पर रहेंगे और वो इस चीज को भूलेंगे नहीं। सिर्फ नौजवानों को एक्सप्लॉइट करके कश्मीर में भेजकर कश्मीरियों का ही उन्होंने खून बहाया है, जिसके लिए हर कश्मीरी उनकी निंदा करता है। जा साहब, क्या थोड़ा बहुत बदलाव आपको नजर आया है 2014 के बाद से? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारी सरहदें हमेशा ही अशांत रही हैं। अब थोड़ा सा अमन आया है। हमारी सरहदों के पास रहने वाले लोग शादी भी नहीं कर सकते थे, ढोल नहीं बजा सकते थे। आज थोड़ा सा असर आपको लगता है कि हुआ है? विनोद जी, मैं श्रीनगर में उस समय में पोस्टिंग था जबकि मस्जिदों के स्पीकर से वो गाने गाए जाते थे, गालिब सालिब गालिब। 1990 में मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। मैंने बड़े बुरे दिन देखे हैं कश्मीर के। जा साहब एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको, 1 मिनट के लिए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। जहाज साहब को मैंने रोका था। जहाज साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे। सवाल तो आपको पता ही है। जी विनोद जी, मैं आपको बता रहा था कि मैं उस दिन में कश्मीर में पोस्टेड हुआ था जबकि सारी मस्जिदों से वो गाने गाए जाते थे, तलिफ सलेफ गलिफ, और हमें शर्म होती थी अपने आप पे। क्या हम हिंदुस्तानी हैं? क्या यही हमारा हिंदुस्तान है? हमारे जो बड़े अफसरान थे उन दिनों में, मैं तो कोऑर्डिनेटर था,
लेकिन जो बड़े अफसरान थे वो अपने फैमिली को लेके उस एयरफोर्स स्टेशन में श्रीनगर में वहाँ आके लाके ठहरे हुए थे, क्योंकि उनकी जिंदगी जो थी वो मतलब महफूज नहीं थी बाहर में। तो वो दिन देखे हमने। और ये क्यों हुआ? ये जो आपने पलायन देखी है 1990 की, जिसको हम लोग कोई पलायन कहते हैं, कोई जेनोसाइड कहता है, ये क्यों हुआ था? जी जी जी। ये यही तो था जो हम आज के दिन में यहाँ बंगाल में देख रहे हैं। वही चीज तो है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे वही तो है। तो ये जो मानसिकता उभरती है, ये जो मानसिकता बनती है, जो आर्मी चीफ ने कहा था कि हम अलग हैं, बिल्कुल जो कोई भी हमारे पैनल में जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने कुरान को माना है, जो कुरान को मानते हैं, उनकी मानसिकता कहीं न कहीं बाकी जितने गैर मुस्लिम से उनसे टकराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक आर्टिकल मैं आपको और बताता हूं। एक आर्टिकल छपी है आज से लगभग 1 साल पहले, ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 26 वर्सेस ऑफ कुरान। ये आर्टिकल छपी थी और उसमें एक एक वर्सेस को जो निकाले थे उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से ये वर्सेस जो है हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट चुप है, गृह मंत्रालय चुप है, बाकी सब लोग चुप है। और आखिर ये जो नफरत है सिर्फ भारत में नहीं है जी। आप पेरिस देख लीजिए, आप आज के दिन में स्वीडन देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए। डेनमार्क स्वीडन में कुरान को जलाते हैं, वो कोई तरीका नहीं है। दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व इट। आप यूरोप के बाकी कंट्रीज में देख लीजिए, आप रशिया में देख लीजिए, रशिया में, दागिस्तान में और कहीं पे क्या क्या हुआ है पिछले दिनों में, मॉस्को में क्या हुआ है। ये ग्लोबल फेनोमेना है। और ये चीज आप मान के चलिए, हमारे एनसीपी के नेता हैं, ये मान के चलिए 2013-14 में जब इराक में एक कॉल आई थी इराक से अल बगदादी की, हम ग्लोबल कैलिफेट बनाएंगे, तो आप तब याद कीजिए कि कश्मीर में कितनी उत्सुकता आई थी। और हमारे यहाँ पे जितने लोग थे, मुसलमान भाई थे, उसमें से कुछ कितने उत्सुक थे। एक और उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। एक और उदाहरण देता हूँ। जिस दिन में अफगानिस्तान में सारे सिखों का, सारे हिंदुओं का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया था, उस दिन हमारे ही सारे दूरदर्शन चैनल, हमारे सारे टीवी चैनल पे जो मुसलमान थे वो किस तरह बड़ाई कर रहे थे तालिबान की, कि तालिबान ने बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो ये चीज आप मान के चलिए कि जो भी उस विचारधारा को मानते हैं, उनकी जो व्यू पॉइंट है कहीं न कहीं बाकी लोगों से टकराएगी। और यही एक अंतर है जो मैंने शुरुआत में कही थी, कि आप ये मान के चलिए कि दोनों कौम जो है, जो भारत का जो पार्टीशन हुआ था विगत में, वो इसीलिए हुआ था कि वो मान के चलते थे कि हम अलग हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग अपने आप को सिक्योर कहते हैं। हमारे जो, हम जब फौज में थे ना, हमारे स्क्वाड्रन में ही कुछ एयरफोर्स ऑफिसर्स थे जो मुस्लिम थे, और हम लोगों में इतनी मतलब जो 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 गहरी दोस्ती होती है वो होती थी। हम किसी तरह से ये रियलाइज करते ही नहीं थे कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है जी। तो हम उस गूढ़ रिलेशन से गुजरे हैं। लेकिन आज के दिन में जब फौज से रिटायर हो गए हैं, आज के दिन में ये रियलिटी है कि आज के दिन में आप रामनवमी का प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं। आपके दिन में आप जो दुर्गा पूजा का प्रोसेशन है वो नहीं निकाल सकते हैं। आपके ऊपर में पत्थरबाजी होगी। ये सब चीजें पहले नहीं थी जी। ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, मैं फिर से दोहराता हूं। हर नॉन इस्लामिक कंट्री जहां पे के जो रिलीजियस डेमोग्राफी है वो चेंज हुआ है, जहां पे मुस्लिम्स 9% से ज्यादा हुए हैं, उनकी ये समस्या है। हमारे नेबरहुड में आप देख लीजिए, हर जगह में ये सारी चीजें हम गुजर चुके हैं। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको ये तकलीफें झेलनी पड़ेगी। और जिस दिन भारत में, मैं थोड़ा सा रेडिकल आपको साउंड करूंगा, लगेगा आपके मैं रेडिकल जैसे बात कर रहा हूं, जिस दिन भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 25% से ज्यादा होगी, आपको फिर से एक कॉल सुनाई देगा। कॉल अभी भी आ रहे हैं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। जोहल साहब, अब आप पर तायद करता है सारा चीजें। आपने वादा किया है कि पीओके वापस लेंगे और कई मरतबा डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है। विनोद जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था और हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनकी भी मैंने बात सुनी। ना जाने कम जानकारी लेके ये चैनल पे बैठते हैं, शायद इनको मालूम नहीं है कि 2014 के बाद
माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर में क्या चेंजेस लाई है जो इनको नहीं दिखती है। मैं बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, वहां से मैं जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर आए दिन हम लोग रोज वहां पीछे आते थे और पाकिस्तान सुबह शाम 24 घंटे में मैं कह रहा हूँ कि 200 बार सीज फायर का उल्लंघन करता था। हमारे लोगों को गोलियां लगती थी, हमारी जो वेल्ड फोर्सेस थी उसको ऑर्डर नहीं था फायर करने के लिए। आज यहाँ से आप 10 गोले पाकिस्तान पे फेंक दो, वो कहता है गलती से आ गए हैं। नहीं तो वही पाकिस्तान था जो रोज यहाँ से मैं जीता हुआ हूँ, वहां पर रोज हमारे लोग पलायन करके पीछे आते थे। आज है कोई माइके लाल की पाकिस्तान की हिम्मत के वो वहां गोला फेंके या गोली फेंके? ये सारी चेंजेस हुई है। अब कश्मीर में देखिए कितनी चेंजेस हुई है। वो लोग जो कहते थे जहां तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे जो एक्सपर्ट है इनको बताना चाहता हूं कि 80,000 लोगों ने 26 जनवरी वाले दिन, हमारे जो मुस्लिम भाई है उन्होंने तिरंगा उठाया कश्मीर में, और पाकिस्तान ने सिवाय खून के कश्मीर में कुछ नहीं दिया। आज वहां के लोग समझते हैं, और वो दिन दूर नहीं विनोद जी जिस दिन पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब करेंगे। आप शायद ये लोग जब टीवी चैनल पे बैठते हैं तो ये कम जानकारी लेके आते हैं, इनको मालूम होना चाहिए। और 140 करोड़ लोगों को, भारत के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री पे उम्मीद है। मैं तो कहता हूं, ये मेरा निजी बयान है कि ये झूठी ही रहनी चाहिए जब तक स्टेट तब बने जब पीओके भी इसमें आ जाए। चलिए अयाज साहब, आप देखेंगे जी अयाज साहब, झूठी रहेगी और स्टेट तब बनेगी जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। अयाज साहब, एक सवाल ये उठता है बार बार, मुझे लगता है कि अयाज साहब एक सवाल मुझे लगता है कि हर एक की राय को रेस्पेक्ट करना मुझे लगता है अयाज साहब मेरा सवाल मुझे पता नहीं कि मेरा सवाल ये था कि भारत और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उनमें मिनॉरिटीज की क्या स्थिति है? हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्या इस बात को नहीं, यूनाइटेड नेशन कहाँ है? आप देखिए क्या मिनॉरिटीज की हाल बांग्लादेश में हो रही है, क्या पाकिस्तान में है, कितनी तादाद कम हुई है, और हमारे भारत में मिनॉरिटीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी अयाज साहब। सही बात है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था ये जो हमारे भाई साहब मेरे पहले से बात कर रहे थे, तो अब मैं अंदाजा लगाया शायद कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है, ऐसा लगा मुझे अंदाजे से। नहीं तो यकीन मानिए मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि इसमें पैनल में कौन कांग्रेस से ताल्लुक रखता है या कोई बीजेपी से कोई ताल्लुक रखता है, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाता। मैं अपने हिसाब से, अपने जहन से अपनी बात करता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। अगर हम ये मान लें जैसे अभी ये प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि भाई हमने एक दूसरे को सर दिखाने की बात है, आंख दिखाने की बात है, वी डोंट बिलीव इन दैट। देखिए, गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि वो लोगों के लिए भलाई करे, अच्छा करे, राइट। हमें एक दूसरे को सर दिखाने से क्या फायदा होता है दोनों मुल्कों का? अब चलिए हम अपने मुल्क की बात करें, अपने लोगों की बात करें। इससे बेहतर यही नहीं था कि हम इसको सेटल करें, सॉर्ट आउट करें, चाहे कैसे भी, कौन सी भी स्ट्रेटजी करे। हम मान लेते कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर, कोई प्रेसिडेंट, हाँ ही कुड डू समथिंग। एक इतना प्रोलॉन्ग्ड इशू है, बहुत सारा 77-78 साल से है, तो हम मान लेते कि भाई हाँ भाई कुछ सेटलमेंट हो गया, लोगों की भलाई होगी, क्योंकि ये सारा जो खर्चा हो रहा है, सारी जो सियासत हो रही है, खत्म होगी, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। लिहाजा उस टोटलिटी में आप लीजिए, लार्जरली लीजिए आप, उस लिहाज से कोई भी सियासत हिंदुस्तान की भी हम मान लेते फेल्योर है, चाहे उसको हम कोई भी हमें इसके ऊपर कुछ भी कहे, इट्स अ फेल्योर। जहां तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, नेचुरली जब आप कन्फ्लिक्ट जोन में हो, जब कन्फ्लिक्ट है, जब आपकी इन्फिल्ट्रेशन है, जब आप कोप नहीं कर पा रहे हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ सिचुएशन जिसमें हम आपको शायद पूरा, मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ, हमें मालूम है कि क्या हुआ 35 साल में, क्या हुआ कहीं किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि क्या कहीं पर हो रहा है। बहुत वक्त तक पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसको कहाँ क्या किया गया, कोई पता नहीं चल रहा था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं तो है और क्या है। तो लिहाजा इसी चीज को मैं देख रहा हूं। पहले जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें कि भाई वो हमारी ह्यूमन राइट्स
की बात को देख ले, हमको खुद अपने राइट्स को देखना पड़ेगा, अपने मामलात को देखना पड़ेगा, अपने लोगों को देखना पड़ेगा, और उसके लिए हुकूमतें हैं। जब हुकूमतें ही सियासत करेंगे अपने वोट के लिए, तो यूनाइटेड नेशंस या दूसरे तीसरे को हम क्या कसूरवार ठहराएंगे? बिकॉज वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शन, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन पीपल। जब तक हम वो ना करें, I've seen, there was an initiative taken somewhere in 1971 or 72 with the Indira Gandhi and the late Bhattu. They just tried to come to an understanding, to see that, कि भाई ठीक है, that was the right way of doing things. So likewise, whether that could be carried forward, no, it could not be carried forward. उसको माना जा सकता था कि वो लोगों की हित की बात थी। भाई अपने सियासत को एक तरफ छोड़ के, चाहे हमको 19-20 करके जैसे भी, आई डोंट नो हाउ विल दिस सेटल, जैसे जंग करना है, बात करनी है, कैसे भी, भाई लोगों को इस चीज से, इस डिफिकल्टी से ओवरवेट करे, रिलीव करे। अभी आप कह रहे थे कि बॉर्डर्स में हम देख रहे हैं, क्यों हम देखेंगे बॉर्डर्स पर लोगों को तकलीफ हो, चाहे पाकिस्तान से हो या चाइना से हो, किसी से हो, या हमारी कंट्री इतनी ताकतवर नहीं है कि वो उसको डिफेंड करे, या चाहे वो डिप्लोमेटिकली करे या जंग से करे या जैसे भी, आई डोंट नो। आप ये कहोगे कि अब कम हो गया, वी आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विद दैट। कम होने का क्या मतलब है? व्हाई शुड आवर पीपल गेट किल्ड इवन ऑन द बॉर्डर्स? आप कह रहे हो कि भाई बड़ा आप क्रेडिट ले रहे हो, भाई कम हो गया। वी आर नॉट फॉर द कम, वी हैव इलेक्टेड अ गवर्नमेंट टू सी दैट दे टेक केयर ऑफ द पीपल, to defend the people. We have a lot of forces. We have a lot of spendings on our safety measures. क्या हो रहा है? तेजा सिंह जी से जानते हैं। अभी भी कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है 38 साल से। See, this is all politics. अगर आप really मानोगे, then you should accept there's a failure of the government to sort out things and to see that the interests of the people are taken care of. Sorry, it's not. ठीक है, तेजा सिंह जी, सवाल ये उठता है कि बार बार ये कहा जाता है कम हो गया जी, वाकत कम हो गए बॉर्डर इस सारे पीसफुली नहीं रहेंगे लोग, विवाद के लिए, इस सारे विवाद के लिए कांग्रेस क्यों खतरे में रहेंगे? कहा जाता है कि हमारी आर्मी, ये गवर्नमेंट का फेलियर है जी, हमारी आर्मी आगे तक पहुंच गई थी, वो हिस्सा वापस लिया जा सकता था, यूनिलैटरल सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? फिर बेवजह नेहरू जी क्यों चले गए यूनाइटेड नेशन में? विनोद जी देखें, ये बात हम यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान 1947 में पंडित नेहरू की कैबिनेट में जो लोग थे बड़े ही क्वालिफाइड थे, बहुत वाकफकार थे। उन्होंने जो भी स्टेप लिया है वो मुल्क की भलाई के लिए लिया है, अब्दुल्ला खानदान की भलाई के लिए। ये आपका नजरिया हो सकता है। उन्होंने जनाब जम्मू में, विनोद जी मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मुजफ्फराबाद से लेकर बारामूला एंडिंग तक 33,000 लोगों ने, जिनमें मेजॉरिटी जो थी वो सरदारों की थी, वो शहीद हो रहे थे, वो मर रहे थे। अगर ये खून रेजी इसी तरह से चलती तो हजारों की तादाद में और मर जाते। उस चीज को रोकने के लिए वक्ती तौर पे उन्होंने मुनासिब समझा कि हम फॉर द टाइम बीइंग ये खून रेजी रोकें, और उनको पता था कि हिंदुस्तान एक सक्षम मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, हम किसी वक्त भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। अगर हम बांग्लादेश को आज़ाद करा सकते हैं, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात डंके की चोट पे कहूँगा कि हिंदुस्तान बड़ा ही अमन पसंद मुल्क है। हमारे जो राजनेता लोग हैं वो बड़े दाना हैं, बड़े समझदार हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ईगो को लेकर लोगों की खून रेजी करें। बाकी जहाँ तक कश्मीर का तलक है, कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये एक स्टेट है। महाराजा हरि सिंह के ज़माने में ये एक यूनाइटेड स्टेट थी और दुनिया की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट थी। लेकिन उसको हमने यूटी बनाया है। और मैं बीजेपी की प्रवक्ता की इस बात की को खंडन करता हूं कि ये यूटी ही रहनी चाहिए जब तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ना आए। ये इनके ज़ाती एगराज और मकासद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग की पुरजोर डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में वादा किया है हमारी स्टेटहुड जो है वो जल्दी से जल्दी हमको मिलनी चाहिए, और वो भी एक रास्ता होगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारे साथ मिलाने के लिए। बाकी जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यहाँ कोई भी हुकूमत हो,
कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे चलता है। जहाँ साहब मुस्कुरा रहे हैं, जहाँ साहब इनका कहना है कि वेल क्वालिफाइड कैबिनेट थी और बड़ा विवेकपूर्ण फैसला लिया गया, यूनिलैटरल सीज फायर, हमारी सेना बहुत दूर पहुंच गई थी और यूनाइटेड नेशन में जाने का भी बड़ा विवेकपूर्ण फैसला है। झा साहब की क्या राय है? देखिए विनोद जी, जो कह रहे हैं वो अपने मन से जरूर कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट अच्छी थी, लेकिन देखिए इतिहास, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा विनोद जी। उसको हम लोग अंडू नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है कि भारतीय सेना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो कि नेहरू जी ने उस समय में रोका था, कोई दो राय इसमें नहीं है। ये भी इसमें भी दो राय नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में इस चीज को उस आर्टिकल के तहत में जो उठाया गया था वो गलत था। एनीवे, ये सब पास की चीजें हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है देखिए, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट है जो बता रहे थे कि ये पीओके आपको आसानी से नहीं मिलेगा, बातचीत में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और सैन्य जो कार्रवाई होगी वो भी आसानी से नहीं होगी जी। भारतीय सेना को ये एक प्रोजेक्ट देना होगा कि आप एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाइए कि अगर बातचीत से पीओके लेने का जो फैसला है वो नहीं होता है तो आपका कॉन्टिजेंसी प्लान किस तरह से करना होगा। और इसमें आप याद रखें कि साक्ष्यग्राम को वैली को पाकिस्तान चीन को दे चुका है, तो चीन भी इसमें आएगा कहीं न कहीं। और इतना ही नहीं, जो अक्षय चिन्ह है वो भी भारत का ले लिया गया है उन दिनों में, जो कि नेहरू जी ने कहा था कि हमारे सिर पे बाल नहीं है, वहां पे घास नहीं उगता है, तो छोड़ के चलते हैं ना। ये सब सारी चीजें पास की हैं। आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं, इसको अब आगे लीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। तो फिर से कि जो आज के दिन में भारत सरकार कर रही है, 2000 मैं तो 1990 में गया था वहां पे पहली बार, उसके बाद अभी जब 3 साल पहले गया था वहां पे किसी और काम से, तो देखा कि किस तरह से एक आमूल परिवर्तन आया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के जो रहन सहन है, वहां की जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होती हैं, काफी चेंज हुआ है वहां पे। आज के दिन में लोग जो टूरिस्ट आते हैं, काफी आसानी। साहब आपको रुकूंगा। सरबजीत जी, जो तेजा सिंह ने कहा है, उनका जो कहना है उससे आप कितने सहमत हैं कि बड़ा विवेकपूर्ण फैसला था यूनाइटेड नेशन में जाना, सेना को रोकना? मैं अपने ही दिल की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने ही दिल की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 140 करोड़ जो लोग हैं भारतीय हैं, उनके दिल की आवाज कह रहा हूँ कि ये स्टेटहुड स्टेट बनना छोटी बात है। मैं चाहता हूँ कि स्टेटहुड तब स्टेट बने जब पीओजे के भारत का हिस्सा हो, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, महाराजा हरि सिंह की वो रियासत जो पूरी जम्मू कश्मीर थी वो हो, उसके बाद स्टेट बने। स्टेटहुड और स्टेट बनना इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो, ये मेरा जाति बयान है कि ऐसा होना चाहिए जो हर भारतीय का सपना है। जैसे जॉब साहब कह रहे थे कि ये प्यार से कुछ होने वाला नहीं है, बातचीत 70 साल तक चलती रही, क्या निकला उसमें से? 50,000 से ज्यादा वर्ल्ड फोर्सेस के हमारे जवान जहां शहीद हुए हैं, यहाँ कश्मीर के 40-50 हजार जवान शहीद हुए। अयाज साहब, तो क्या निकला? अयाज साहब, आप कुछ टिप्पणी करने वाले थे, 1 मिनट का समय है। अयाज, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक बात आ गई कि नेहरू जी ने शायद उस वक्त किस रणनीति के तहत सीज फायर करने का ये किया। देखिए, उनमें मुझे लगता है कि चूंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर जो था वो एक अलग मामला था, तो उसको हिंदुस्तान के साथ मिलाया गया जैसे भी हालात बने। मुझे लगता है कि तब तक क्योंकि कबायली पहुंचे थे तकरीबन श्रीनगर के नजदीक, तो इसलिए जो भी हुआ उस वक्त हमको मानना ये पड़ेगा, बजाय कि अब हम क्रिटिसाइज करेंगे कि उस वक्त क्यों नहीं किया। हम ये मानेंगे कि उस वक्त जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन देखना यह है क्योंकि उस वक्त ये भी, जैसे आपने कहा, यह भी कहा जाता है कि भाई शायद अब्दुल्ला फैमिलीज का इशू था, लेकिन दूसरी चीज यह है कि भाई अपराइजिंग हुई थी गवर्नर इसके खिलाफ, महाराजा के खिलाफ शाहजौहरी से, वो भी एक इशू था। आई मीन दैट विल नॉट गो इनटू दैट, बट पॉइंट इज थोड़ा सा उस वक्त रह गया, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक करने के लिए 78 साल समय इजाजत नहीं दे रहा है। अयाज साहब समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वीएन झा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सरबजीत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तेजा सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।